ये यूपीएससी के ऊपर ना एक बहुत बड़ा धब्बा है, एक बहुत बड़ा दाग है, जिसे मिटाने के लिए आपको पता नहीं कितने सर्फ और साबुन लगेंगे। और इसे मिटाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल जो बहुत ज्यादा न्यूज में केस है वो आईएएस पूजा खेड़कर का केस है। आईएएस पूजा खेड़कर नहीं कहना चाहिए उसे, क्योंकि आईएएस वाली हरकतें थी नहीं उसकी। वो सिर्फ एक पूजा खेड़कर है, और नाम में भी इतना घपला है कि आप देखो, उसने नाम में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ करी है। अपने नाम कितनी बार चेंज करे हैं, और तो और उसने अपने साइन भी, यानी सिग्नेचर जो होते हैं वो भी चेंज करे। अपने मम्मी पापा का नाम भी चेंज किया। जिनकी हेल्प से ये किया है, आप समझ रहे हो, जिनकी हेल्प से ये सब हुआ है ना, सबके सब करप्ट हैं। पूरा सिस्टम एकदम सड़ चुका है अंदर से, जिसे साफ करने के लिए, जिसकी रिवैम्प करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत मेहनत लगने वाली है। बट सवाल ये उठता है कि ये जो रिफॉर्मेशन होना है ना, ये करेगा कौन? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? क्योंकि जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी वो तो रिजाइन करके बैठ गए। अगर मैं मनोज सोनी की बात करूं तो वो यूपीएससी के चेयरमैन, अब उन्होंने आज ही रिजाइन कर दिया। क्यों? उन्होंने ये रीजन साइड किया है कि कुछ पर्सनल रीजन है, इस वजह से मैं रिजाइन कर रहा हूं, और उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो वो रिजाइन कर रहे हैं। बट इस मोमेंट पे आप रिजाइन कैसे कर सकते हो भाई? आप कैप्टन हो, आपको शिप को चलाना था पूरा, अगर कहीं पे गड़बड़ हो गई तो आप रिजाइन कर रहे हो। ये अकाउंटेबिलिटी तो चेयरमैन की होती है। ये जो पूरा केस है, इसकी जानकारी उनसे ज्यादा किसे हो सकती है? तो मेरे हिसाब से मनोज सोनी साहब को ना ये रिजाइन नहीं देना चाहिए था, और अगर देना था ना तो फिर इस मूवमेंट पे क्यों दिया? और अगर दिया है तो ये रीजन क्यों दिया कि भाई पर्सनल रीजन है? ये साफ साफ, ये जो पूजा खेड़कर का केस है ना, ये सब इससे ही जुड़ा हुआ है। और ये जो केस निकल करके आया ना, जितनी भी डिटेल्स अभी आई हैं, ये करीबन 15-20% ही है। अभी तो 80% डिटेल्स आनी है, जो कि और ज्यादा शॉकिंग होगी। वो बताए गए, वो जितनी भी डिटेल्स निकलेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि सिस्टम कितना सड़ चुका है अंदर से, कितना खराब हो चुका है। और हर, अगर मैं क्लर्क से बात करूं और ऊपर लेवल के ऑफिसर्स की बात करूं, तो सबके सब करप्ट हो चुके हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पूजा खेड़कर ने अपना फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया, और एम्स जैसी संस्था, जो कि 6 मेंबर का पैनल था, उसने उसे 47% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया, तो कैसे दे दिया 47% का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट? देखो हुआ क्या था कि ये जो पूजा खेड़कर है ना, इन्होंने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जमा किया। पहले तो यूपीएससी नकारता रहा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन्होंने बहुत सारे फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाए। पहला क्या बनवाया इन्होंने? जब इनको एडमिशन नहीं मिल पाया, जब इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस टाइम पे इन्होंने सर्टिफिकेट जो बनवाया था वो था मेडिकल डिसेबिलिटी प्लस विजुअल इंपेयरमेंट का, यानी आंखों से जो लो लाइट विजन होता है, और दूसरा मेंटल डिसेबिलिटी थी इनकी। तो ये उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया, बट उस टाइम पे यूपीएससी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। काफी ज्यादा रिजेक्ट करने के बाद पूजा खेड़कर ने क्या किया कि एम्स में जाकर के जो सर्टिफिकेट बनवाया ना, वो 47% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो कि एम्स के 6 मेंबर पैनल ने दिया था। और तो और ये सारे डॉक्टर्स जो हैं, ये भी सब मिले थे, ये सबकी मिली भगत है, इन्होंने सब ने करप्शन किया है। तो इन्होंने जो 47% का डिसेबिलिटी दिखाई ना, उसमें क्या था? एक तो आपकी विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि लो लाइट विजन था, और दूसरी चीज ये डेफ दिखाई गई है। तो पहले आपने दिखाया मेंटल डिसेबिलिटी, उसके बाद आप दिखा रहे हो डेफनेस का। तो समझ नहीं आ रहा, किसी को शक नहीं हुआ कि एक ही इंसान कैसे ये कर सकता है कि पहले वो मेंटली डिसेबल था, मतलब मेंटली डिसेबिलिटी थी उसको, और उसके बाद वो डेफ हो गया अचानक से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा कैसे सिस्टम है। मतलब सबको एक यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है ना, सबकी यूआईडी नंबर होती है एक, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट बनवाते हैं। बट उसमें भी ये कैसे फोर्ज सर्टिफिकेट बनवा लिया गया, जबकि यूआईडी एक ही होती है? क्योंकि उसने नाम चेंज कर लिया, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज कर लिए। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि आप 3-3 4-4 पैन कार्ड रखते हो या फिर वोटर आईडी कार्ड रखते हो। और तो और साथ में इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया। जबकि इनके पापा, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे थे, तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी 40 करोड़ के आसपास थी। क्योंकि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपको ये सब कुछ अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यानी उन्होंने डिक्लेयर किया और सब कुछ सच होता है, तो यानी 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। चलो ठीक है, वो पापा की हो गई। मम्मी की अलग से प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ पूजा खेड़कर की बात करूं तो उनकी भी करीबन 17 से 18 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और साथ में जो मामला स्टार्ट हुआ ना, ये ऑडी कार से हुआ था, कि जब उन्होंने महाराष्ट्र का स्टिकर चिपका लिया और नीली लाल बत्ती लगा ली, तो वो ऑडी कार जो है, ऑडी कार है, वो करीबन 46 से 47 लाख रुपए की है। तो आप ये देखो कि 46 से 47 लाख की गाड़ी जिसके पास है, वो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में कैसे हो सकता है? जबकि उसकी लिमिट करीबन 8 लाख सालाना है। यानी अगर आपकी आय 8 लाख है,
और उससे कम है साल की, तो ही आप इस ओबीसी कैटेगरी में जा सकते हो। बट आजकल हो क्या रहा है, सबके सब ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं या फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि हायर कास्ट यानी अपर कास्ट में है, अपर कास्ट क्योंकि एक ये स्टैंडर्ड बना जो हुआ है, उनके सरनेम इस तरीके से हैं कि उन्हें अपर कास्ट माना जाता है, बट फिर भी वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा रखा है उन्होंने। तो ऐसा पॉसिबल है कैसे? क्योंकि वो फिर स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, वो एडमिशन में उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत भी ऐसा बहुत ज्यादा फेक केसेस देखे जा रहे हैं कि लोग बाग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं। और पूजा खेड़कर की बात करूं ना, तो उन्होंने तो राशन कार्ड भी बनवा रखा था। मतलब एक इंसान जिसकी प्रॉपर्टी 17-18 करोड़ है, वो राशन कार्ड कैसे बनवा सकता है? तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग जा करके अपना नाम दूसरा दिखाया और इवन डिसेबिलिटी भी दूसरी दिखाई। अगर मैं इनकी मेडिकल एजुकेशन की बात करूं ना, तो वहां पे ये एकदम फिट दिखाई गई हैं। मतलब रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये पता चला है कि वो एकदम फिट थी मेडिकल के एग्जाम देने के लिए, यानी जो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी है उसमें वो एकदम फिट थी, उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी। तो आईएएस के टाइम पे उन्हें ये डिसेबिलिटी कहाँ से आ गई? ऐसा बहुत बार देखा जा रहा है कि जितने भी आईएएस बन रहे हैं ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस, ये क्या कर रहे हैं, ये बैकडोर से एंट्री ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी की बात, अच्छा एक नाम और है, आईएएस अभिषेक सिंह हो गए, ये तो एक्टर बन चुके हैं। इनको 40% दोनों पैर के अंदर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी थी, तो ये आज नाच भी रहे हैं क्योंकि इनका सपना तो एक्टर बनने का ही था। बट उन लोगों को क्या जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं बात करूं, एक इसरो के साइंटिस्ट हैं कार्तिक, वो व्हील चेयर पे हैं, ठीक है, इतने साल से व्हील चेयर पे हैं, उनके दोनों पैर खराब हैं, और उन्होंने यूपीएससी का करीबन 3 से 4 बार एग्जाम दे रखा है, और तो और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बावजूद इसके कि उनकी रैंक 200 में थी और फिजिकली डिसेबल हैं वो, और सीधा सीधा दिखता भी है, कोई फेकनेस नहीं है कि वो फेक सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर मैं पूजा खेड़कर की बात करूं जिसकी रैंक 800 में आई है, और अगर मैं कार्तिक साहब की बात करूं जिनकी रैंक 200 में आई है, और फिजिकल डिसेबिलिटी आप देख लो कि एक व्हील चेयर पे है और एक आराम से अपनी जिंदगी काट रही है, अपना रौब जमा रही है, तो ये कैसा अन्याय है? यह सिस्टम पूरा खराब हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है, और इसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। अगर आज हम चुप रहेंगे ना, बोलेंगे नहीं इस बारे में, तो ये सिस्टम में ये खराबी होता चले जाएगा, इसमें कोई सुधार नहीं करेगा, इसमें रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर मैं बात करूं यूपीएससी की ना, तो इस पे तो ब्लॉट लग चुका है। मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में कहा था कि यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से आज यूपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है कि अकाउंटेबिलिटी से आप भाग रहे हो, आप लीडर हो, आप अपनी प्रजा को छोड़ करके भाग रहे हो। भागेंगे ही, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स निकलने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुलासे होने वाले हैं इसके अंदर, और ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि छींटे सब पे पड़ेंगी। अगर मैं लो लेवल से बात करूं और हायर ऑफिशियल्स तक की बात करूं ना, तो सबके सब मिले हुए हैं इसमें, और फिर इसी के चलते कौन अकाउंटेबिलिटी ले। और यूपीएससी अब क्या करता है, एक स्टेटमेंट निकाल करके दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करवा दी, ठीक है, और उसकी मम्मी यानी जो पूजा खेड़कर की माता जी हैं, वो भी पकड़ी गई हैं। उनका कोई पुराना एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो पिस्तौल दिखा करके गरीबों को धमका रही थी। तो इनका रुतबा तो बहुत ज्यादा बना हुआ था पहले से ही, तो अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब साथ ही साथ इनके पिताजी की तलाश हो रही है, क्योंकि वो भी भाग चुके हैं, अब वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इलेक्शन में भी लड़े थे। तो पॉलिटिकल कनेक्शंस तो बहुत सारे हैं, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया है कि वो यूपीएससी के अंदर अपना नाम चेंज करती हैं। अपने नाम, पहले वो अपना नाम खेड़कर पूजा रखती हैं, उसके बाद खेड़कर पूजा दिलीप राव के नाम से उनका नाम है, फिर उसके बाद वो अपने मम्मी का भी नाम इंक्लूड कर लेती हैं। तो इस तरीके से यूपीएससी को बेवकूफ बनाया गया, या फिर यूपीएससी ने इसे नजरअंदाज किया, ये वाकई में एक गलती थी, या फिर लापरवाही थी, या जानबूझ के किया गया था ये। देखो मेरे हिसाब से यूपीएससी एकदम ब्लाइंड नहीं हो सकती, वो एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो करती है। तो ये सब जानबूझ के किया गया है, ये सब डेलिबरेटली किया गया है। आप कैसे बिना सर्टिफिकेट, डीओपीटी क्या कर रहा था उस टाइम पे, डीओपीटी को जब सर्टिफिकेट मिला तो क्या वो जांच नहीं करते इसके? और जब पूजा खेड़कर का फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट था, वो पहले 2-3 बार रिजेक्ट हुआ, तो उसके बाद यूपीएससी ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मतलब कोई इस चीज को देख नहीं रहा कि एक ही इंसान ने डिसेबिलिटी पहले कुछ और बताई थी, उसके बाद कुछ और बता दी, तो अचानक से ये डिसेबिलिटी कहां से आ गई? तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। और उन्हें 800 रैंक पे आईएएस मिल गया, कैसे मिल गया? यही फिजिकल डिसेबिलिटी में। और जो डिजर्विंग हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो वाकई में परेशान हैं, जो ओबीसी हो गए या फिर एससी एसटी हो गए, क्योंकि अगर मैं ओबीसी की बात करूँ ना, नॉन क्रीमी लेयर की, तो उन्हें 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और आप 35 साल तक की एज पे दे सकते हो। बट पूजा खेड़कर ने क्या किया, और यूपीएससी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि पूजा खेड़कर ने
ज्यादा जितने भी नियमित अटेम्प्ट है ना उससे ज्यादा डिसेबिलिटी का, तो कैट में उन्होंने ये चीज फाइल करी थी। यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है, जो ऑफिसर्स के केसेस होते हैं उन्हें देखता है ना, तो उसमें ये पता चला कि जब कैट ने इन्हें नोटिस भेजा ना, तो वो ऑन रिकॉर्ड जो है 2020 में इनकी एज थी 30 साल और 2023 में इनकी एज थी 31 साल। यानी 3 साल में ये सिर्फ 1 साल बड़ी हो रही है। यानी 3 साल, 30 साल की थी ये 2020 में, और 2023 में ये 31 साल की होती हैं। तो इतना फर्जीवाड़ा इतने बड़े लेवल पे ये स्कैम तो है, और बिगेस्ट स्कैम कहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है। अगर मैं नीट की बात करूं उसमें भी अभी देखने को मिला। दूसरी चीज, अगर आप स्टेट लेवल पे अगर कमीशन की बात करोगे ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी होते हैं, उनमें भी ये सब चल रहा है। सब में ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी अपनी अकाउंटेबिलिटी को लेना ही नहीं चाहता। अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है। अगर आपको किसी दर्जे पे किसी पोजीशन पे बैठाया गया है तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? मतलब डीओपीटी ऐसा कर कैसे सकता है यूपीएससी में? मतलब हो क्या रहा है ये? और चलो पूजा खेड़कर का ये तो मामला सामने आ गया, और आईएएस अभिषेक सिंह का भी चलो ठीक है, बट ऐसे पता नहीं कितने ही आईएएस आईपीएस आईएफएस बन चुके हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें, जो फेक डिसेबिलिटी दिखा करके एक सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं और सिलेक्शन ले भी लेते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब सब यूपीएससी की आंख बंद करके बैठी हुई है, उसे कुछ नहीं पता। मतलब आप वैसे आधार कार्ड से सब कुछ लिंक करते हो, अगर आप बैंक जाते हो, कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, उन्हें मिल नहीं पाती क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की तो भरमार है। और मतलब जो एम्स के डॉक्टर हो गए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। की बात करूं, जो नाम चेंज हुआ, ये जो सिग्नेचर चेंज हो गए, ये सब किन की मदद से हुआ? जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, उन सबको पकड़ना चाहिए और उन सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर मैं पूजा खेड़कर की बात करूं, यूपीएससी देखो कितनी दयावान है कि उसने कैंडिडेचर इनका कैंसिल नहीं किया अभी तक। भाई जिस आधार पे आपने सिलेक्शन लिया है, अगर वही आधार मतलब झूठ है, वही आपने गलत तरीके से आप एंट्री ली है, तो फिर तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल ही हो जाना चाहिए। इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है? जब यूपीएससी ने ये मान लिया है कि उसने जितने भी नियमित अटेम्प्ट थे उससे ज्यादा देने की कोशिश करी और एज में भी घपला किया, तो फिर अब बचता ही क्या है? और कौन से एविडेंस की जरूरत है आपको? और साथ ही साथ ओबीसी का तो पता ही है कि इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का ये सर्टिफिकेट बनवा रखा है, जबकि इनकी इनकम तो बहुत अच्छी है, करोड़पति है। करोड़पति लोग ये हरकत कर रहे हैं। मतलब ये सिक मेंटालिटी है। ये एक मेंटालिटी जो होती है ना लोगों की, कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है या करोड़ों रुपए हैं, बट फिर भी वो ओबीसी की कैटेगरी में जाएंगे, वो फिर भी फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में जाएंगे, और तो और बस मिलता जाए, बस मिलता जाए। कहीं ना कहीं से ग्रीडी हो चुके हैं लोग। मतलब उन्हें यही नहीं पता कि वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। वो एक्चुअली में जो पूजा खेड़कर हैं, वो एक्चुअली में मेंटली डिसेबिलिटी से के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि जो हरकतें हैं ना, जो एटीट्यूड है, एक तो रौब जमा रही है इतना ज्यादा। क्योंकि जो दिख गया था उनका पहले ही दिन से कि असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पे आई, और उसके बाद कलेक्टर साहब की ही जो रूम था, उनका केबिन था, उनकी कुर्सी हो गई, उन सबको हथियाने की कोशिश करी। अब इतना जल्दी जब ये सब हुआ तब जाके कंप्लेंट हुई। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, कलेक्टर के ऊपर जो इनके प्रीवियस बॉस थे उनके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का भी केस कर दिया। तो अब तो ये सब होना ही है। अब इसमें क्या होगा कि ये सब गोलमोल चीजें होती रहेंगी। अगर तो कोई सच में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितना सच और कितना झूठ है, और पता चलेगा कि कितना अंदर से ये सिस्टम। कैंडिडेट्स का क्या, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो इतने साल प्रिपेयर करते हैं, बट फिर भी इस प्रोसेस में अपनी एंट्री नहीं ले पाते, वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्या वो भी ऐसे फेक सर्टिफिकेट बनवा लेंगे? फिर इस यूपीएससी का मतलब ही क्या रह गया? क्या एग्जाम रह गया? ये एग्जाम तो टफ होता है और बहुत मेहनत करते हैं, बट अगर पूजा खेड़कर जैसे लोग जो फेक सर्टिफिकेट बनवा के एंट्री ले लेते हैं आईएएस में, और उसके बाद तुरंत ही इन्हें रुतबा भी चाहिए, तो फिर ऐसे आईएएस क्यों बनाने चाहिए? मतलब आईएएस की जरूरत है क्या फिर हमें? अगर इस तरीके के आईएएस हैं, नो डाउट हमें ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। वो स्टील फ्रेम होते हैं और पूरी सरकार वही चलाते हैं। बट ऐसे लोग, अगर ऐसे लोग आगे जाकर के चेयरमैन बनेंगे तो यूपीएससी का क्या होगा? इस देश का क्या होगा? तो जितने भी आईएएस आईपीएस जो जिन्होंने सर्टिफिकेट्स लगा रखे हैं, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी का हो या फिर ओबीसी कैटेगरी में हो, एससी एसटी का हो, उन सबकी जांच होनी चाहिए। बड़ा थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है, बट करना पड़ेगा। ये इससे आप भाग नहीं सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का रॉट है। सिस्टम रॉट हो चुका है, अंदर से सिस्टम खराब हो चुका है, जिसकी हमें अब ठीक करने की जरूरत है। और अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया ना,
तो और पता नहीं कितने लोग इसमें बर्बाद होते जाएंगे, क्योंकि बहुत 10-10 साल 12-12 साल लोग प्रिपेयर करते हैं, वो इस आस में करते हैं ना कि एक दिन उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। बट इस तरीके से अगर कोई भी बैकडोर से एंट्री ले लेगा तो फिर उनका क्या मतलब। जिन लोगों को, अगर मैंने आपको बताया कार्तिक साहब को जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मतलब 200 रैंक आने पे उन्हें सिलेक्शन नहीं मिला, और इन्हें मैडम को 800 रैंक पे आईएएस मिल गया। कैसे? 47% डिसेबिलिटी दिखा करके, और डिसेबिलिटी भी फेक, क्योंकि एमबीबीएस में थी नहीं, और उसके बाद अब ये फेक डिसेबिलिटी दिखा रही हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, चाहे वो आईएएस अभिषेक की बात करूं जो एक्टर बन चुके हैं अब, और तो और पता नहीं ऐसे कितने अन्य केस होंगे, क्योंकि ये केस खुला तो हमें पता चला, और नहीं पता होता, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो किसी की नज़रों में नहीं आता। तो हमें यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी पे अब तो शक है इस पे क्वेश्चन उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा इंटैक्ट, जो उसकी इंटेग्रिटी कहूँ ना, वो अभी इंटैक्ट नहीं रही, चाहे वो यूपीएससी कितना भी कह ले। क्योंकि अगर मनोज सोनी साहब रिजाइन कर रहे हैं तो यानी कुछ ना कुछ तो बात है, वो ऐसे कैसे रिजाइन कर देंगे, और इस टाइम पे जबकि उन्हें रिजाइन करना नहीं चाहिए, और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी रिजाइन नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई इस केस में ये चीजें हो गई हैं तो इस मोरल ग्राउंड पे मैं रिजाइन करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। जबकि उनके 5 साल जो टर्म था अभी और बचा है, 5 साल बचे थे उनके टर्म के, बट फिर भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये वैसे मनोज सोनी साहब ना पहले भी कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं, क्योंकि आरएसएस के कुछ इसमें था कि एलिवेट कर देते थे इन्हें, और काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट में भी, उसके बाद गुजरात में भी, और अब यूपीएससी में भी ये सिलेक्शन, और वाइस चांसलर भी रह चुके हैं 2-2 3-3 यूनिवर्सिटी के, और अब जाके यूपीएससी के चेयरमैन भी बने। एक फूल प्रूफ सिस्टम की ज़रूरत है, जहाँ पे ऐसे लोग जो कि करप्ट हैं, अगर मान लो करप्ट ब्यूरोक्रेसी रहेगी तो फिर आम जनता का क्या होगा? ये आम जनता को देखना पड़ेगा, ये उन्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस केस को आप दबा नहीं सकते। ये केस अगर दब गया तो समझो कि लाखों जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ तो अन्याय है ना, चाहे वो नीट का केस देख लो, चाहे यूपीएससी का, और पता नहीं जितने भी एग्जाम्स हैं ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स, कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे सच में करप्शन होता है। बहुत ज्यादा इसमें फेक सर्टिफिकेट्स चलते हैं। और तो और चलो, ये तो एग्जाम की बात हो गई, कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि फेक सर्टिफिकेट बनवा के एडमिशन ले लेते हैं, और स्कॉलरशिप भी लेते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तौर पे उन्हें रिबेट भी मिलता है, उन्हें पैसे भी मिलते हैं, छूट भी मिलती है कॉलेज की फीस में। तो ये कैसा सिस्टम है? जो लोग एक्चुअल में गरीब हैं उनको तो नहीं मिल रहा। बट चलो, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जो जनरल कैटेगरी है वही ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वही एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कहने को ये जाति में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ये जाति में बिलीव तो करते हैं, बट जब इनकी फायदे की बात आती है ना, तो ये लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और स्कॉलरशिप लेते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं और सिलेक्शन भी ले लेते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं फिजिकल डिसेबिलिटी की, तो उसके लिए तो जनरल से बहुत ज़्यादा कम मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम सबको देना पड़ेगा, जिसका जवाब हम सभी से निकलेगा, क्योंकि हमें अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। हमें ये मांग रखनी चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और तो और इसमें जो जांच हो रही है उसमें धीरे धीरे क्या क्या डिटेल्स निकल करके आती हैं, देखते हैं। बहरहाल आप मुझे बताइए कि इस केस के बारे में, और जो ये सारी डिटेल्स आपको मैंने दी और अब तक वैसे आपने सुन भी ली होंगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।